चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने बताया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जिसमें सभी साझेदारों का बीमा एक साथ करवाकर एक ही पॉलिसी ली जाती है। तो ऐसी दशा में हम जनरल प्रविष्टि है वो क्या करते हैं और उसका बंटवारा है किस प्रकार से करते हैं। अब है दूसरा सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पृथक जीवन बीमा पॉलिसी। इसमें प्रत्येक साझेदार की अलग अलग पॉलिसी ली जाती है। जब अलग अलग पॉलिसी ली जाती है तो उनका प्रीमियम भी अलग अलग होता है, लेकिन ये प्रीमियम फर्म के द्वारा चुकाया जाता है, इसलिए प्रीमियम की एक साथ हम एक ही एंट्री करेंगे सभी प्रीमियम का टोटल मिला करके। जैसे मान लो कि एक फर्म में 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर की पॉलिसी अलग अलग है, प्रीमियम भी अलग अलग है, लेकिन चारों की पॉलिसी का जो टोटल प्रीमियम होता है उसका भुगतान है वो फर्म एक साथ करेगी। तो प्रीमियम चुकाने पर हम एंट्री है वो क्या करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट या टू कैश या बैंक। अधिकतर हम चेक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कैश की जगह बैंक का इस्तेमाल करते हैं जिस समय पर प्रीमियम चुकाया जाता है। और इसमें सेपरेट लाइफ पॉलिसी में चुकाए गए प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाता है, इसलिए वर्ष के अंत में इस प्रीमियम की राशि को P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब P&L में ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, P&L अकाउंट या टू इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर दूसरे वर्ष फिर प्रीमियम चुकाया जाएगा, उसकी चुकाने की वही एंट्री होगी और फिर वर्ष के अंत में उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन जिस वर्ष साझेदार की मृत्यु हो जाती है उस वर्ष हम क्या करते हैं, बीमा कंपनी पर क्लेम करते हैं। तो बीमा कंपनी से क्लेम उसकी पॉलिसी के लिए करते हैं जिस साझेदार की मृत्यु होती है। क्योंकि अलग अलग साझेदार हैं तो इसलिए बीमा कंपनी से पैसा भी उसी पॉलिसी का मिलेगा जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है। तो पहले बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे, बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे तो उसकी हम एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट या टू लाइफ पॉलिसी। और जब बीमा कंपनी से पैसा मिल जाएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट या टू इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद में उस पॉलिसी की राशि को साझेदारों के द्वारा बांट लिया जाता है, तो उसकी हम एंट्री करेंगे लाइफ पॉलिसी अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज अलग है, इसमें हम क्या करते हैं कि जिस साझेदार की मृत्यु होती है पॉलिसी का पैसा बीमा कंपनी से उसी का मिलता है, लेकिन उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांटते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कईयों की ये होती है, ये क्वेश्चन होता है कि जब अलग अलग पॉलिसी है तो उसकी पॉलिसी में सभी साझेदार जो है शेयर क्यों करते हैं। तो उसका कारण है कि फर्म के प्रत्येक लाभ और हानि में साझेदार भागीदार होते हैं, इसलिए किसी भी साझेदार की पॉलिसी की राशि है तो उसमें प्रत्येक साझेदार भागीदार होता है। जब एक साझेदार की पॉलिसी में दूसरे साझेदार भागीदार होते हैं तो अन्य जो साझेदार होते हैं उनकी पॉलिसी में वो भी भागीदार होगा। लेकिन अब समस्या आती है कि जिसकी मृत्यु हुई है तो पॉलिसी का पैसा तो उसी का मिलता है और उसकी पॉलिसी में अन्य साझेदार अपना हिस्सा ले लेते हैं, तो शेष बचे साझेदारों की पॉलिसी में उसका हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी सरेंडर वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो जैसे एक साझेदार की मृत्यु हो गई है उसकी पॉलिसी का पूरा पैसा, और जो शेष बचे साझेदार है उस दिन उनकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात करते हैं। यानी कि उस दिन अगर उस पॉलिसी का पैसा बीमा कंपनी से प्राप्त करना चाहे तो कितना पैसा मिल सकता है, वो सरेंडर वैल्यू कहलाती है, समर्पण मूल्य। वो सरेंडर वैल्यू ज्ञात करके उस सरेंडर वैल्यू को भी हम क्या करते हैं, जो पॉलिसी का पैसा मिल गया उसी में ऐड कर देते हैं और उसके बाद में उस पॉलिसी की राशि को सभी साझेदार बांट देते हैं। तो अब इसके लिए देखो आपके एक बुक में इलस्ट्रेशन है, 23वां इलस्ट्रेशन है आपके पेज नंबर 127 पर। ये 23वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए, बी और सी अनुपात दे रखा 3, 2, 1। 1 अप्रैल 2015 को सभी साझेदारों के नाम की 3 जीवन बीमा पॉलिसियां 80,000, 50,000 और 60,000 की, तीनों की पॉलिसी अलग अलग है। ये तो पॉलिसी का मूल्य है और प्रत्येक पॉलिसी पर क्रमशः 10,000, 6,000 और 4,000 रुपये बीमा प्रीमियम चुकाया जाता है। तो 10,000, 6,000, 4,000 टोटल हो गया 20,000 रुपये, चूंकि प्रीमियम फर्म के द्वारा चुकाया जाता है। तो देखो पॉलिसी ली गई है 1 अप्रैल 2015 को, तो 2015 1 अप्रैल 2015 को हम इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाएंगे 20,000 रुपये, तो इसकी एंट्री कर देंगे 20,000 से। इसके बाद में वर्ष के अंत में
वर्ष का अंत कब होगा? 2016 31 मार्च। 31 मार्च 2016 को ये प्रीमियम का जो पैसा है किस में ट्रांसफर कर देंगे? P&L में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में फिर 2016 1 अप्रैल को हमने फिर प्रीमियम चुकाया, वही 20,000 रुपये, क्योंकि इसमें साझेदार की जो मृत्यु हुई है 2017 में हुई है जुलाई में, तो इसलिए ये प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2016 को जो हमने प्रीमियम चुकाया उसकी एंट्री कर देंगे, सेम एंट्री होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू बैंक, कितने से? 20,000 से, क्योंकि प्रीमियम का पैसा टोटल 20,000 है, ये 20,000 से एंट्री कर दी। इसके बाद में वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत कब हो रहा है? 2017 31 मार्च। 31 मार्च 2017 को ये पैसा है किस में ट्रांसफर हो जाएगा? P&L में, तो उसकी एंट्री कर देंगे। P&L अकाउंट DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 20,000 रुपये प्रीमियम का पैसा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब देखो 2017 में साझेदार की मृत्यु हो गई है, लेकिन मृत्यु कब हुई है? इसमें 1 जुलाई को मृत्यु हुई है, इसका मतलब प्रीमियम तो हमने चुका दिया। तो 2017 1 अप्रैल, क्योंकि प्रीमियम तो 1 अप्रैल को चुकाना पड़ता है, तो 1 अप्रैल 2017 को हमने प्रीमियम चुकाया, चुकाने की एंट्री वही हो जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू बैंक 20,000। ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को हमने प्रीमियम चुका दिया, लेकिन इसी वर्ष में साझेदार की मृत्यु हो गई है, और साझेदार की मृत्यु कब हुई है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को साझेदार की मृत्यु हो गई है, तो पहले तो बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे। अब बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे तो इसमें मृतक साझेदार की जो पॉलिसी है उसी के लिए करेंगे। देखो इसमें साझेदार की जो मृत्यु हुई है वो देखो इसमें किसकी हुई है? A, B और C, इसमें दे रखा है A की मृत्यु हुई है, लेकिन इसमें क्या है? प्रश्न में आपके गलती थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो रही है। इसमें A की पॉलिसी की राशि 80,000 की है और C की पॉलिसी है वो 60,000 की है। तो इसका मतलब है इसमें प्रिंटिंग में गलती है, या तो अमाउंट में गलती है, या साझेदार जो है A की जगह C है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि C की मृत्यु हुई है। C की मृत्यु हुई तो C की पॉलिसी की राशि है वो कितनी है? 60,000। ठीक है, तो बीमा कंपनी पर जब क्लेम करेंगे तो वो कितनी राशि से करेंगे? 60,000 से। तो सबसे पहले तो 1 जुलाई को मृत्यु होने पर, यहां तक कि हमने एंट्री कर दी, 1 जुलाई को हम बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे, तो उसकी देखो एंट्री क्या करेंगे? साझेदार C की मृत्यु हो गई, तो इसमें करेक्शन कर लेना, C साझेदार है, C की मृत्यु हो गई है और C की पॉलिसी की राशि 60,000 की है, तो 60,000 के लिए हम बीमा कंपनी पर क्लेम करेंगे 1 जुलाई को, क्योंकि मृत्यु 1 जुलाई को हुई है, तो 1 जुलाई 2017 को। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी 60,000 की है, तो 60,000 के लिए हम क्लेम कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में प्रश्न में दे रखा है कि 3 जुलाई को ये बीमा कंपनी से पैसा मिल गया, तो 3 जुलाई को प्राप्त होने की हम एंट्री कर लेंगे। 3 जुलाई को बीमा कंपनी से पैसा प्राप्त हुआ, उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया तो पहले हमने डेबिट किया था, इसलिए देने वाली भी इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी को ही क्रेडिट करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी 60,000 रुपये जो है बीमा कंपनी से हमारे को प्राप्त होगी। ठीक है, यहां तक तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसकी पॉलिसी में जो अन्य साझेदार है A और B वो भागीदार है, इसलिए A और B की जो पॉलिसी है उसमें C भी भागीदार है। लेकिन अब समस्या है कि A और B अभी जीवित है और इनका पॉलिसी का समय भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, A और B जो साझेदार है उनकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। सरेंडर वैल्यू प्रश्न में दी हुई रहती है, तो इसमें देखो क्वेश्चन में
ए और बी की सरेंडर वैल्यू दोनों की दे रखी है 16,000 और 8,000। 16,000 ए की है और 8,000 रुपए बी की है, तो टोटल है वो कितना हो गया 24,000। दोनों की सरेंडर वैल्यू मिलाकर के 24,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, 60,000 रुपए तो सी की पॉलिसी का ये पैसा मिल गया हमारे को, और इनकी सरेंडर वैल्यू है ए और बी की वो 24,000 है। तो 60,000 में हम 24,000 जोड़ देंगे तो टोटल राशि कितनी होगी 84,000। इस 84,000 रुपए की राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे। तो जब सभी साझेदार बांटेंगे तो हम एंट्री है वो क्या करेंगे, लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो लाइफ पॉलिसी अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल, टोटल 84,000। क्योंकि जब सी की पॉलिसी में ए और बी भागीदार है तो ए और बी की पॉलिसी में सी भी भागीदार है। तो हमने क्या है, इनकी चूंकि पॉलिसी का समय पूरा नहीं हुआ है इसलिए हमने उस दिन उनकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू याद कर ली कि उस दिन बीमा कंपनी से कितना पैसा मिल सकता है। तो बीमा कंपनी से इनका पैसा केवल 24,000 मिल सकता है, इसलिए 24,000 को हमने 60,000 में जोड़ दिया, 84,000 हो गए। 84,000 को ए बी और सी तीनों बांट लेंगे और इनका जो अनुपात है वो दे रखा है 3-2-1। तो 84,000 को हम 3-2-1 के अनुपात में बांट लेंगे। तो 84,000 का 3/6, तो इसका हो जाएगा आपके 42,000 एका, ठीक है। और इसका आपके 2/6, इसका हो गया आपके 28,000 और इसका हो गया आपके 14,000, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों की पॉलिसी की राशि है वो बांट लेंगे। तो ये थी सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी होती है तो जिस साझेदार की मृत्यु होती है उसकी पॉलिसी का पूरा पैसा और जो शेष बचे साझेदार है उनकी सरेंडर वैल्यू, वो प्रश्न में दी हुई रहती है, उसकी सरेंडर वैल्यू को जिस साझेदार की मृत्यु हो गई है उसकी पॉलिसी में जोड़ देंगे और जोड़ करके उस राशि को सभी साझेदार बांट लेंगे अपने लाभ हानि के अनुपात, ठीक है। और बाद में ये सरेंडर वैल्यू जो है, सरेंडर वैल्यू जो ए और बी की थी 24,000, इसको हम बैलेंस शीट के दिखाएंगे एसेट्स पक्ष में, ठीक है। ये मैंने बताया आपको सेपरेट लाइफ पॉलिसी के बारे में। देखो मैंने अभी बताया था सेपरेट लाइफ पॉलिसी के बारे में कि सेपरेट लाइफ पॉलिसी में प्रत्येक की पॉलिसी अलग अलग ली जाती है और बीमा कंपनी से अगर किसी साझेदार की मृत्यु होने पर पॉलिसी का पैसा मिल जाता है तो उसका बंटवारा कैसे किया जाता है। तो ये मैंने आपको 23वां जो इलस्ट्रेशन है वो बताया था, तो इसको आप रिपीट कर लेना। अब आगे बता रहा हूँ साझेदार की मृत्यु में लाभों में हिस्सा। देखो अगर साझेदार की मृत्यु होती है और साझेदार की मृत्यु ऐसे समय पर होती है जब हमने खाते पूरे क्लोज कर लिए, खाते बंद कर लिए, जैसे 31 मार्च या 31 दिसंबर को, तब तो कोई समस्या नहीं आती है क्योंकि लाभों की गणना हमने पहले कर ली है, इसलिए लाभों में उसका हिस्सा कितना है इसमें कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन समस्या कब आती है, जब क्वेश्चन में क्या है बैलेंस शीट दे रखी है कि बैलेंस शीट हमने तैयार कर ली, यानी कि खाते तैयार कर लिए 31 मार्च को जैसे तैयार कर लिए, ठीक है, और उसके 3 महीने 4 महीने या 5 महीने के बाद में साझेदार की मृत्यु हुई, तो यानी कि उसने 3 महीने या 5 महीने तक व्यापार का संचालन और किया। जब उसने इतने समय तक व्यापार का संचालन किया है तो उतने समय तक का उसको लाभों में हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन उसका लाभों में हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि फर्म के लाभों की राशि है उसका मालूम तो केवल वर्ष के अंत में ही चलता है, वर्ष के बीच में मालूम कैसे चलेगा कि फर्म के लाभ कितने हैं और उसका शेयर कितना होगा। तो ऐसी दशा में अगर साझेदार की मृत्यु वर्ष के दौरान हो गई है, बीच में हो गई है, तो लाभों में हिस्सा ज्ञात करने के लिए या लाभों में हिस्से का निर्धारण करने के लिए हम 2 तरीके अपनाते हैं, या तो समय के आधार पर हम ज्ञात करते हैं या बिक्री के आधार पर ज्ञात करते हैं। समय के आधार पर है तो हम क्या करते हैं, पिछले वर्ष के लाभ को आधार मान लेते हैं और पिछले वर्ष का जो लाभ है वो इतना था, अनुमान हम लगा रहे हैं कि मान लो कि चालू वर्ष में भी इतना ही लाभ होने की संभावना है, तो अब कितने समय बाद में मृत्यु हुई है तो उतने समय का प्रॉफिट निकाल करके फिर उसमें उसका हिस्सा ज्ञात कर लिया जाता है।
ठीक है, या फिर बिक्री के आधार पर कि पिछले वर्ष बिक्री इतनी थी और प्रॉफिट इतना हुआ था, तो उसका परसेंटेज निकाल लिया जाता है और परसेंटेज निकाल करके उसका हिस्सा ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए आपके बुक में इलस्ट्रेशन है, देखो आपके पेज नंबर 134 पर आपके इलस्ट्रेशन है 27वां आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें दे रखा है ABC, 3 पार्टनर है, A, B और C, 3, 2 और 1 अनुपात में। 31 मार्च 2016 को लाभ है 48,000 रुपये था और बिक्री 2 लाख थी। ठीक है, और फिर 31 दिसंबर 2016 को एक की मृत्यु हो गई। देखो ये जो 3 पार्टनर थे इसमें मृत्यु किसकी हुई है? एक की मृत्यु हुई है, और मृत्यु कब हुई है? 31 अगस्त को, और खाते हम कब तैयार करते हैं? 31 मार्च को, और मृत्यु हुई है इसमें 31 अगस्त को। तो देखो इसमें कितने समय के बाद में मृत्यु हुई है, वो समय का निर्धारण कर लो। इसमें नहीं हो गए, 5 महीने के बाद में इसकी मृत्यु हुई है। जब 5 महीने के बाद में इसकी मृत्यु हुई है तो 5 महीने तक का लाभों में हिस्सा ज्ञात करेंगे। तो इसमें लाभों में हिस्सा ज्ञात करने के लिए इसमें दे रखा है 2 तरीके दे रखे हैं समय के आधार पर। अगर समय के आधार पर ज्ञात करते हैं तो देखो इसमें 2016 में फर्म का जो लाभ है वो दे रखा है 48,000 रुपये। ये पूरे वर्ष का है, 12 महीने का। तो हम प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि चालू वर्ष में भी इतना ही लाभ होने की संभावना है। तो ये पूरे वर्ष का लाभ 48,000 है। तो सबसे पहले तो ये ज्ञात कर लेंगे कि 5 महीने का जो हमारा लाभ है वो कितना होता है। ये पूरे वर्ष का है 48,000, 12 महीने का, तो 5 महीने का कितना होगा? कितना हो गया? 20,000। जब पूरे वर्ष का लाभ 48,000 है तो 5 महीने का लाभ 20,000 होता है। तो ये 20,000 है, इसमें तो तीनों का हिस्सा है, A, B और C का। तो हमारे को तो केवल A का हिस्सा ज्ञात करना है, और A का हिस्सा कितना है? 3/6। तो 20,000 का 3/6, यानी कि इसमें A का हिस्सा 10,000 आ गया। तो यानी कि A को लाभों में हिस्सा है वो कितना दिया जाएगा? 10,000 दिया जाएगा। जब 10,000 दिया जाएगा तो हम इसकी एंट्री है वो क्या करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते को क्रेडिट करेंगे, और अवकाश ग्रहण करने ये मृतक साझेदार का, मृतक साझेदार कौन है? A। तो इसमें लिख देंगे टू A's कैपिटल। तो लाभों में हिस्सा है वो इसका कितना आया? A का 10,000। ये तो है समय के आधार पर कि पिछले वर्ष के जो लाभ है 48,000 थे पूरे 12 महीने के, और इस वर्ष में इसकी मृत्यु 5 महीने के बाद में हुई है। तो 5 महीने के लाभ 20,000 होते हैं, तो 20,000 में A का हिस्सा 3/6 कितना है? 10,000। तो 10,000 से हम ये एंट्री कर देंगे, यानी कि A को लाभों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ये तो है पहला तरीका। दूसरा है बिक्री के आधार पर। बिक्री के आधार पर है तो पिछले वर्ष हमारी जो बिक्री है वो 2 लाख थी। पिछले वर्ष बिक्री है वो कितनी थी? 2 लाख, और प्रॉफिट है वो कितना हुआ था? 48,000। तो परसेंटेज निकाल लेंगे कि 2 लाख की बिक्री पर प्रॉफिट कितना होता है? 48,000। 100 पर है वो कितना होगा? 24%, यानी कि बिक्री पर लाभों का प्रतिशत है वो कितना है? 24% है। अब देखो चालू वर्ष में जो लाभ है वो कितने हैं? नहीं, बिक्री तो इसमें दे रखा है कि 1 जनवरी से 31 अगस्त तक, 31 अगस्त को मृत्यु है, उस समय तक की टोटल बिक्री है वो कितनी है? 60,000। तो 60,000 का 24% निकाल लेंगे। ठीक है, अब 60,000 का हम 24% निकालते हैं तो देखो आपकी राशि है वो कितनी आती है? 14,400। 60,000 का 24% है वो कितना होता है? 14,400। लेकिन अब इसमें तो तीनों का हिस्सा है, तो अब A का हिस्सा निकालने के लिए A का हिस्सा कितना है? 3/6। तो 14,400 का 3/6 कितना हो गया? 7,200। तो दूसरे तरीके से जिसमें बिक्री को आधार मानते हैं, बिक्री के आधार पर लाभों में हिस्सा ज्ञात करते हैं,
तो ए का लाभों में हिस्सा कितना हो गया 7200। एंट्री वैसे ही करेंगे, ये तो समय के आधार पर करते हैं तो राशि इतनी आएगी, एंट्री वैसे होगी सेम, एंट्री वैसे ही हो जाएगी आपकी वही पी अंडर सस्पेंस अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल 7200 से एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लाभों में हिस्सा ज्ञात कर लेंगे, समय के आधार पर हो या बिक्री के आधार पर। तो ये था आपके 27वां इलस्ट्रेशन। तो आपको 27वां इलस्ट्रेशन ये भी आपको फिर से रिपीट करना है।